बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है जैव शक्ति सिद्धांत। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। जिस कार्बन और उसके यौगिकों में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है, कार्बन प्रकृति में 0.02% है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है, कार्बन कार्बो शब्द से निकला है जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोयला। और यहाँ हम लोगों ने देख लिया था कि कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, AB लिपि। और इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि कार्बन के अपर रूप भी पाए जाते हैं जिनका माने कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है उसके अपर रूप, और जिसका रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं अपर रूप। 2 या 2 से अधिक रूपों में मुक्त अवस्था में अगर कोई चीज पाया जाए उसी का, तो उसे हम लोग कहते हैं अपर रूप। और कार्बन के अपर रूपों को हम लोगों ने 2 देखा था, एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली। क्रिस्टली में हीरा देख लिया था, ग्रेफाइट देख लिया था, फ्लोरीन देख लिया था। हीरे के विषय में हमने ये भी समझ लिया था कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। इसके बाद हम लोगों ने ग्रेफाइट में पढ़ा था, ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा अचालक होता है, यानी इसमें से विद्युत नहीं आ जा सकता। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देख लिया है, वहाँ और डिटेल से देखा है। आप पिछले वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमारा टारगेट दूसरा है। ठीक, आज हम लोगों का टारगेट है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत का क्या सेंस है कि देखिए, प्रकृति में 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक यौगिक को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक और एक को कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जो कार्बन से मिलके बना हो उसे कार्बनिक यौगिक, और जो कार्बन से मिलके न बना हो उसे अकार्बनिक। यहाँ कार्बनिक यौगिक को इस जैव शक्ति सिद्धांत में ये भी कहा जाता है कि सजीवों से बनने वाले को हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक, और निर्जीव से बनने वाले को कहते हैं अकार्बनिक। जैसे अब हम लोगों को माने जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, एक वर्जीलियस वैज्ञानिक थे। देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत में दिया किसने, वर्जीलियस, जिन्होंने ऑर्गेनिक शब्द दिया था। वर्जीलियस, वर्जीलियस ही है बच्चों जिन्होंने ऑर्गेनिक शब्द दिया है। ठीक, वर्जीलियस कहाँ के निवासी हैं, फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस। ठीक, ये 1815 अर्थात 19वीं शताब्दी, 1815 अर्थात 19वीं शताब्दी, जैसे ये चल रहा है, कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं ना, तो 21वीं शताब्दी माने पीछे वाला जो शताब्दी होता है उसी को, जैसे 2000 चल रहा है तो 2000 के आगे वाले को जोड़ा जाता है, तो 21वीं सदी चल रही है। तो 1815 यानी 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में वर्जीलियस नामक विद्वान ने ये कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं बच्चों, कौन से यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इनका निर्माण केवल और केवल जीवों के द्वारा किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। यानी इनका कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं ये केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सके या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सके। माने किसने कहा था, वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ही हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक शब्द दिया है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक शब्द किसने दिया है, वर्जीलियस ने। और इन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इनका निर्माण केवल और केवल किससे हो सकता है, सजीवों से होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। या तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा नहीं होगा बच्चों कि इसका निर्माण किसी निर्जीव से हो। तो अकार्बनिक का निर्माण निर्जीव से और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीव से। लेकिन इनकी थियरी कुछ दिनों तक चलती रही और कुछ दिनों के पश्चात इन्हीं का शिष्य फ्रेडरिक वोलर, जो कि कहाँ का निवासी था, फ्रेडरिक वोलर, जो कि निवासी था बच्चों जर्मनी का। इसने क्या किया, जर्मनी का निवासी था ये फ्रेडरिक वोलर, और इसने क्या किया बच्चों, 1828 में
इसने अमोनियम सल्फेट को लिया NH4 और NH4 दो अमोनिया लिया और सल्फेट को इसके साथ क्या किया, मिक्स किया और सल्फेट को मिक्स करके एक यहाँ से K पोटेशियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट इन दोनों को लिया और इससे देखिए क्या किया, आपस में मिला दिया और इन दोनों को मिला के देखिए यहाँ कितने के हैं, दो, एक के ये, एक के ये, कितना के, दो के, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2K2 K2SO4 K2SO4 क्या हुआ, हाँ KCNO और KCNO पोटेशियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट KS, देखिए एक के दो के यानी 2K और SO4 और यहाँ NH4 कितनी बार, दो बार, तो प्लस NH4 का ट्वाइस, NH4 का ट्वाइस और फिर कितना बच जाएगा, CNO, NH4 का ट्वाइस और CNO और ये प्राप्त हुआ। और फिर जब उसको इसने गर्म किया, इसको गर्म किया है तो ये प्राप्त हुआ और फिर जब इसको गर्म किया है NH4 और किसको, CNO को, तो इससे प्राप्त हो गया है बच्चों यूरिया NH2CO NH2 ये प्राप्त हुआ। ये है यूरिया और ये ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया। इन्होंने, वर्जिलियस ने कहा था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसका निर्माण केवल और केवल किससे किया जा सकता है, सजीव से। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने, जो जर्मनी का निवासी था, 1828 में इसने इनके नियम को फेल कर दिया और नियम का अंत किया और उसने प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया जो यूरिया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार किसका निर्माण किया गया, यूरिया। पहली बार प्रयोगशाला में बनने वाला यौगिक कौन था, तो यूरिया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार प्रयोगशाला में बनने वाला कौन सा यौगिक है, तो यूरिया है। और यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है 46%, ठीक, नाइट्रोजन 46% होता है। तो इसको उन्होंने फिर से गर्म किया और गर्म करके यूरिया प्राप्त कर लिया। तो इनका जो सिद्धांत था कि सजीवों का, माने जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल सजीवों से प्राप्त होगा, ये फेल हुआ, इसका अंत हुआ और इसके अंत होने के साथ साथ पहला यौगिक प्राप्त कर लिया फ्रेडरिक वोलर ने, किसको, यूरिया को। और जब फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया प्राप्त किया तो इसके बाद कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयोगशाला में इन कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया या अकार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया। जैसे कौन आया, फिर कोल्बे आया। कोल्बे ने क्या किया, कोल्बे ने CH3COOH एस्टिक अम्ल को प्राप्त कर लिया प्रयोगशाला में। CH3COOH ये भी कार्बनिक यौगिक था और इसका भी निर्माण किसी जीव से न होकर के बल्कि प्रयोगशाला में हो गया, निर्जीव स्थिति से हो गया, अर्थात कोल्बे ने उनके सिद्धांत को फेल किया। ये कब किए थे, 1856 में, ठीक, 1845 में, सॉरी बच्चों, 1845 में। और इसी के बाद, कोल्बे के बाद बर्थेलो आया, और ये बर्थेलो ने मेथेन को प्रयोगशाला में बना दिया और कब बनाया, 1856 में। इस तरीके से इनका जो वर्जिलियस का सिद्धांत था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल और केवल सजीव से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से करिए या अप्रत्यक्ष रूप से, केवल और केवल हम किससे कर सकते हैं, सजीवों से। इस तरह फ्रेडरिक वोलर ने पहला काम किया और इसकी वजह इन्होंने यूरिया को बनाया और यूरिया बनने के साथ फिर कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। इस तरीके से इनका सिद्धांत फेल हुआ और ये जो मानना था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीवों से हो सकता है, इस वजह से जीवों को जैव शक्ति के अंतर्गत रखा जाता था, ये अंत हुआ और नए नए कार्बनिक यौगिकों का जन्म होने लगा। चलिए इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग समझते हैं यौगिकों के प्रकार। यौगिक देखिए दो प्रकार का हो सकता है। जो भी यौगिक है बच्चों, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, जब दो तत्व मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में यौगिक का निर्माण, यानी जो भी सूत्र आप लोग पढ़ते हैं सब यौगिक है। तो यौगिक जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो कार्बनिक होगा या तो अकार्बनिक होगा।
कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार का? 2। अगर किसी यौगिक में कार्बन की मात्रा है तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक। ठीक, तो कार्बन से बने हुए यौगिकों को हम लोग कार्बनिक यौगिक, और कार्बन जिनमें नहीं है, जिन यौगिकों में कार्बन नहीं है उसे हम अकार्बनिक। कार्बन नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक। और अगर कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। नहीं, अगर कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है बच्चों, इसका अपवाद आपको याद रखना है। अपवाद में क्या क्या हो जाएगा? अपवाद में 3-4। अगर कार्बोनेट है तो कार्बन भले से दिख रहा है लेकिन ये कार्बनिक नहीं है। आपको अगर कार्बोनेट के अलावा और भी मिल गया, बाइकार्बोनेट या साइनाइड, कार्बोनेट के बाद बाइकार्बोनेट या साइनाइड, CnO, तब भी ये तीनों अगर दिख रहा है तो ये तीनों के साथ कार्बन आपको लग रहा है कि है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, अर्थात यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। ठीक, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कार्बन यौगिक किसे कहते हैं? जो जिसका सूत्र हो, जैसे फिटकरी का सूत्र है K2SO4, K2SO4 Al2, SO4 का थ्राइस और 24H2O, 24H2O। ये देखिए फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2, SO4 का थ्राइस, 24H2O। ये रक्त को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाते समय कट जाने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे बच्चों। तो ये देखिए इसमें कार्बन नहीं है तो ये कहलाएगा अकार्बनिक। और भी बहुत सारा सूत्र है, जैसे HGS है जिसे सिंदूर कहा जाता है, लाफिंग गैस है, N2O है। ये सब ऐसे हैं जिनमें सूत्र तो है इसका, ये यौगिक तो है, ये N2O है ना, CO2 है, ये सब हैं। देखिए ये सब सूत्र तो हैं लेकिन इनमें कार्बन नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अकार्बनिक यौगिक। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और अकार्बनिक। अगर कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक, अगर कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखने से लगता है इसमें कार्बन है लेकिन वह कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसके अपवाद आपने देख लिया कि अगर कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और साइनाइड है, यानी इसको कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ जो है ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, और यहाँ है बच्चों साइनाइड, साइनाइड। ये सब ऐसे हैं जिनमें दिख रहा है कार्बन लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अपवाद हैं। ठीक, ये तो हुआ कार्बनिक और अकार्बनिक यानी रस यौगिकों के प्रकार कि यौगिक कितने प्रकार का हो सकता है। अगर कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक, अगर कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक। लेकिन कहीं कहीं कार्बन होता भी है तब भी वह अकार्बनिक यौगिक होता है। जैसे आपने देख लिया, जैसे कार्बोनेट दिख गया, बाइकार्बोनेट दिख गया, साइनेट दिख गया। ठीक, अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि सब के सब हाइड्रोकार्बन ही हो। हाइड्रोकार्बन ये जरूरी नहीं है कि सब हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त भी
कार्बन जो है बच्चों और भी लोगों के साथ श्रृंखला बनाता है। जैसे ये है CH4, देखिए ये H के साथ बनाया है, यानी ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन है और हाइड्रोजन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ है तो उसी को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। जैसे डबल C अगर है तो यहाँ देखिए 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्केन का सूत्र है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4, एक C है और 4 H हैं। इसको हम लिख सकते हैं C2H6, यानी कितने कार्बन हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आपसे प्रश्न आएगा, पूछे जाएगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और अब हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन न हो तब उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ध्यान से समझ लीजिए, अगर यही बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कुछ हो तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यही बगल में लिख दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अतिरिक्त हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या क्या आ सकता है? हाइड्रोजन के अतिरिक्त बच्चों बहुत सारे यौगिक हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त जैसे ऑक्सीजन हो जाए, क्लोरीन हो जाए ना, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। अगर ये लोग इसके साथ बना रहे हैं संगठन कार्बन के साथ, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे HCl, Cl, Cl, Cl। यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो है, कार्बन तो है, लेकिन क्या नहीं है बच्चों? हाइड्रोजन नहीं है बल्कि Cl है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तब आपको अब क्लियर हुआ होगा कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो इस प्रकार से बने हुए यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन के स्थान पे कोई दूसरा तत्व है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे अगर यहीं देख लीजिए CNO में हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कार्बन तो है, ये कार्बनिक है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। CNO में देखिए आपको बताए हैं कि कार्बन तो दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, ये सब ऐसे हैं, दिखेगा इसके साथ कार्बन, लेकिन ये कार्बनिक नहीं बल्कि अकार्बनिक है। ठीक, तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और अगर कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ ये नहीं है तो ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहेंगे। अब आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं कि माने कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। उतार लीजिए बच्चों। तब चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बनिक रसायन। अब आपको समझ में आएगा, आज से हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं कार्बनिक रसायन। देखिए 2 प्रकार का रसायन विज्ञान आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं। तो देखिए कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, इसका परिभाषा आप समझ लीजिए। कार्बनिक रसायन, ठीक, कार्बनिक रसायन देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कौन बच्चों? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, यानी अगर यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया,
तो ऐसे इनसे बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, यहाँ से परिभाषा आप बना सकते हैं एकदम आसानी से। हाइड्रोकार्बन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा हो जाएगी, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, रसायन विज्ञान की देख लीजिए एक बार, पूरा फिगर आ रहा है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। इस तरीके से बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना है कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में कार्बन के विषय में पढ़ना है, और कार्बन के विषय में सब कुछ पढ़ लेना है कि कार्बन क्यों इतनी लंबी श्रृंखला बनाता है, क्या कारण है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन इतनी लंबी श्रृंखला क्यों बनाता है, कार्बन का आबंध गुण क्या है, कार्बन का चतुस्संयोजकता क्या है, और कार्बन में हम लोग देखेंगे एरोमेटिक क्या है, एलिफैटिक क्या है, संतृप्त क्या है और असंतृप्त। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।